अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। आज आपका जो लेसन है दैट इज बेसिक ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखिएगा, एक है अंग्रेजी जबान, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, और एक है इस इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक। इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक है, जैसे कि ABC, फिर उसके बाद लेटर्स, फिर उनको मिलाकर वर्ड्स, फिर वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस, फिर सेंटेंस मिलाकर पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल, ये सब बेसिक में आते हैं सारी चीजें। ठीक है। मतलब तरतीब वारी आगे चलता रहता है, इसी अंदाज से एक सिलसिला चलता रहता है। एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक, तो अंग्रेजी जबान का बेसिक, दैट इज डिफरेंट थिंग। और एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। इंग्लिश जबान जो है, इसका बेसिक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, जैसे ABC वगैरह, इस तरह के अल्फाज, कॉन्सोनेंट वाउल्स वगैरह की पहचान। एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। इंग्लिश कम्युनिकेशन और अंग्रेजी जबान और जो अंग्रेजी बोलचाल है, इसका जो बेसिक है वो हर बंदा अपने एतबार से मुतय्यन करता है। हर टीचर का अलग एक मेथड रहता है। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इन सब चीजों का ताल्लुक इंग्लिश कम्युनिकेशन के बेसिक से है। अंग्रेजी जबान में जो बोलचाल है, उसकी जो बुनियादी चीजें हैं, उससे उसका ताल्लुक है। बहुत सारे लोग बाहर मार्केट में बेवकूफ बनाने वाले दबा के लोग मौजूद हैं। वो कहते हैं कि आपका हम बेसिक क्लियर कराएंगे, फिर बोलते हैं कि इंटरमीडिएट जो लेवल है वो क्लियर कराया जाएगा, फिर आपका एडवांस लेवल क्लियर कराया जाएगा। उसमें मुझे याद आ गया कि एक बंदे की कॉल आई थी मेरे मैनेजर के पास, और उनको कहा कि जी मेरा बेसिक तो क्लियर है, और मुझे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स बताइए। तो मेरे मैनेजर ने उनसे सवाल किया कि आपसे कुछ मालूम कर लूँ बेसिक लेवल का। बोले जी बताइए। तो बोले कि आप पहले ये बता दीजिए कि आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं। मेरे मैनेजर ने उनसे सवाल किया कि आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़ी, पहले ये बता दीजिए। तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि ये टेंसेस क्या होता है। मतलब उसको ये नहीं पता कि टेंसेस क्या है, और उसका बेसिक क्लियर है। वो कहीं क्लियर करके आई थी बेचारी। तो लोग इतना बेवकूफ़ बाहर बनाते हैं कि आपका ये बेसिक है, बच्चे को पता नहीं होता कि हाँ ये चीज़ उसकी बेसिक में आती है नहीं आती है। तो बहरहाल, मैंने अपने एतबार से जो बेसिक आज मुतय्यन किया है वो है। उसके बाद से फिर आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चलते रहेंगे, और स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग यू विल लर्न इंशाल्लाह वेरी सून। आपके सामने नजर आ रहा है, लफ्ज लिख रहा है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस, इसको उर्दू में कहा जाता है जुमला। जो उर्दू में जुमला होता है वही अंग्रेजों के यहाँ सेंटेंस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? वेरी इजी, लेट्स सी। बहुत सारे लोगों में से आपको इसकी डेफिनेशन यकीनन मालूम होगी, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मजमुआ, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। वो सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, कई सारे अल्फाज हों, कई सारे वर्ड्स हों, उनको मिलाकर एक कर लिया गया हो, और जिन वर्ड्स को मिलाकर आपने एक पूरा ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप जो वर्ड्स का बन गया, ये अगर आपको कंप्लीट मीनिंग दे, पूरी बात उससे समझ में आए, तो उसको कहा जाएगा कि ये सेंटेंस है। और अगर पूरी बात उससे समझ में नहीं आती है, तो कहा जाएगा कि वो सेंटेंस नहीं है। तो कई सारे वर्ड्स हैं, उनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया हो, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पूरी बात इससे समझ में आ रही है, तो कहा जाएगा कि ये सेंटेंस है। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, कई सारे वर्ड्स और अल्फाज तो हैं, लेकिन उनसे कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। देखिएगा, आई एक
अलग लफ्ज है। एम एक अलग वर्ड है, ईटिंग अलग है और केक अलग है। ये कई सारे वर्ड्स हो गए, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया। वो ग्रुप बना आई एम ईटिंग केक। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बना है, अल्फाज का जो एक ग्रुप बना है, ये ऐसा है कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि कोई एक बंदा अपने बारे में ये बता रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग केक। आपके समझ में आ गया कि कोई बंदा अपने बारे में केक खाने की हालत में होने को बता रहा है कि भाई मैं केक खा रहा हूँ। पूरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। देखिए ये आई अलग, एम अलग, वर्ड ड्रिंकिंग अलग और वाटर अलग, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का पूरा एक ग्रुप बन गया। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना कि इससे कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आ रहे हैं। वो क्या है? जो कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं वो क्या है? वो ये हैं कि एक बंदा ये बताना चाहता है कि भाई साहब मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो पूरी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, कई सारे वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, जिसकी वजह से वो सेंटेंस नहीं होता। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहें जिस अंदाज से आप, द वे यू, द वे यू, एक वर्ड है द, दूसरा वर्ड है वे, और तीसरा वर्ड है यू। तो पहला वर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तो थ्री वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है। द वे यू, इसका ट्रांसलेशन है जिस तरीके से आप, या जिस अंदाज से आप, या जिस तरह से आप। तो भाई साहब अगर आपके सामने कोई बोलेगा जिस अंदाज से आप, तो आप क्या कहेंगे सुन के? पागल वागल हो गया? पूरी बात बताओ क्या कह रहे हो, जिस अंदाज से आपका क्या मतलब? ये कहो जिस अंदाज से आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है, जिस अंदाज से आप पढ़ाते हो कोई नहीं पढ़ाता है, जिस अंदाज से आप कार चलाते हो मेरा भाई भी चलाता है, जिस तरह से आप अंग्रेजी में बात करते हो मेरा भाई नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल। तो बात जब पूरी आप कहेंगे सामने वाले से, तभी तो उसके समझ में आएगा। तो द वे यू, ये अल्फाज का मजमुआ और अल्फाज का ग्रुप तो है, वर्ड्स का ग्रुप तो है ये। द अलग, यू अलग, और सॉरी वे अलग और यू अलग, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा नहीं है कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा हो, इसलिए कहा जाएगा ये सेंटेंस नहीं है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। तो ये तो आपने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देखिए बुनियादी तौर पर सेंटेंस के अंदर तीन चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, इसी को कहा जाता है उर्दू में फाइल। दूसरे नंबर पर है वर्ब, इसी को उर्दू में कहा जाता है फ़िल। और तीसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट, इसी को उर्दू में कहा जाता है मफऊल। अच्छा सर, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बहुत ही आसान डेफिनेशन, इंतहाई आसान। सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सवाल हुआ, जवाब, जो करने वाला हो। फिर सुन लीजिए, सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? भैया जो करने वाला हो, कोई भी काम जो करने वाला, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। विच इज डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी करने वाला होगा दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, और दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, जो भी करने वाला होता है दैट इज सब्जेक्ट। मसलन कौन पढ़ा रहा है आपको? जकरिया सर पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है? जो पढ़ाने का काम कर रहा है, जकरिया सर, मैं सब्जेक्ट हुआ। कोई मुझसे कहना कि सर आपको कौन सुन रहा है? मैं कहूँ मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो सुनने वाला कौन है मुझे? आप क्या हुए? सब्जेक्ट। किचन में आवाज आ रही किसी के खाना बनाने की, किसी ने पूछा रहा किचन में कौन है भाई? मैंने कहा कि वो मेरी वालिदा खाना बना रही हैं। तो मेरी वालिदा खाना बना रही हैं, खाना बनाने वाली कौन है? जो काम को कर रही है खाने बनाने का, वो कौन है? मेरी वालदा। तो मेरी वालदा क्या हुई? सब्जेक्ट। तो किसे कहते हैं सब्जेक्ट? जो करने वाला हो किसी भी काम को, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। नेक्स्ट,
वर्ब। सर वर्ब किसे कहते हैं? सवाल जवाब। जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसको वर्ब कहा जाता है। खाना पीना, सोना बैठना, उठना जागना, देखना समझना सोचना, इनके लिए जो वर्ड्स और अल्फाज आएंगे सब के सब वर्ब्स हैं। खाने के लिए आता है ईट, तो लफ्ज ईट वर्ब है। क्यों? इसलिए कि वो खाने के काम को बताता है। बोलने के लिए लफ्ज आता है अंग्रेजी में स्पीक, तो लफ्ज स्पीक वर्ब है क्योंकि वो बोलने के काम को बताता है। तो जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताएगा उसके बारे में कहा जाएगा वर्ब है। सिंपल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। विच इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? भाई साहब जिस पर एक्शन हो वो ऑब्जेक्ट है। सर कोई एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ओके अभी समझाते हैं। इन सब चीजों को एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। एक छोटी सी बात और है, सेंटेंस में तीन चीजें तो बुनियादी तौर पे होती ही होती हैं, एक चीज और होती है, लगे हाथों समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं मेरे अजीज? जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। इसको उर्दू में बोला जाता है मुआविन फ़िल। उर्दू वाले समझ गए होंगे बच्चे, मुआविन फ़िल बोलते हैं भाई साहब। तो वर्ब किसे कहते हैं? जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे उसी को हेल्पिंग। इससे लफ्ज से भी समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब यानी कोई ऐसा लफ्ज है जो वर्ब की हेल्प करता है। कैसे करता है एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक सवाल ये कि सर हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब सर आता कहाँ है ये तो बता दीजिए। ओके इस सवाल का जवाब, सब्जेक्ट और वर्ब इसके बीच में आता है। कहाँ आता है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब अगला सवाल, सर क्या हर जगह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आएगा? ये सवाल है, क्या हेल्पिंग वर्ब हर जगह सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आएगा? जवाब, नहीं। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डाली जा रही है बस। आगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे चीजें क्लियर होती रहेंगी, इससे परेशान मत होना। ठीक है, सिर्फ जितना समझा रहा हूँ इतना समझना, ज्यादा दिमाग मत चलाना आगे। हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ चीजें आती हूँ पहले से, तो उनको ऐसा समझिए, बहुत अदब के साथ सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालो और बहुत शानदार से एक बॉक्स में पैक करो। ठीक है, और बहुत ही प्यार से उसे अपने ऊंची जगह पर रख दो एहतराम के साथ। बाद में होगी उन सब चीजों से बात। फिलहाल जो सर पढ़ा रहे हैं वो खाली उस जहन और फ्री माइंड लेकर हमें यहाँ बैठना और वो चीजें सुननी बस। ठीक है, इंशाल्लाह कोई एक चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आप पढ़ ना लेंगे इस क्लास में। ठीक है, इसलिए जो जितनी चीज बता रहा हूँ वो इतना समझना है। सवाल ये हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? जवाब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अगला सवाल, सर क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आता है? जवाब, नहीं। फिलहाल इतना ही समझिए, इन दोनों के बीच में आता है। कहाँ कैसे कैसे आ जाएगा वो सब अगली बात है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन सब बातों को जो यहाँ पे बताई गई है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इस एग्जाम्पल में जो आई लफ्ज है दैट इज ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। देखो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं, यानी आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो करने वाला होता है किसी भी काम को, उसके बारे में क्या कहा जाता है? उसके बारे में कहा जाता है दैट इज सब्जेक्ट। ये तो बताया था मैंने आपको, जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को। अब आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं, आई। मैं के लिए गया था अंग्रेजी में आई। ये सब आगे तफसील से पढ़ोगे आप। तो आई यहां पर सब्जेक्ट है, क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी सीखने वाला, पढ़ने वाला मैं हूं। ठीक है, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगली बात, एम। एम के बारे में चौथे नंबर पे ही बात करेंगे। अगला लफ्ज देखिए, स्टडीइंग। स्टडीइंग क्या है सर? वर्ब है। सवाल, सर स्टडीइंग वर्ब क्यों है? जवाब, भाई साहब आपको बताया था कि जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ब है। अब आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में
पढ़ने के काम को कौन सा लफ्ज बता रहा है? जो पढ़ने का काम है, पढ़ने का एक्शन है, उसे कौन सा लफ्ज बता रहा है? ओबियसली स्टडिंग बता रहा है। स्टडिंग इसलिए क्या हुआ? वर्ब। और जो लफ्ज या जो वर्ड काम को बताता है उसी को तो वर्ब कहते हैं बाबू। तो यहां पर पढ़ने के काम को स्टडिंग लफ्ज बता रहा है, इसलिए वर्ब है। अगली बात, इंग्लिश। सर ये इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। सवाल, सर इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आपको बताया गया था कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आई एम स्टडीइंग, अगर सिर्फ आप इतना ही एग्जाम्पल रखें, आई एम स्टडीइंग, तो इसका ट्रांसलेशन और तर्जमा होगा मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडीइंग का तर्जमा क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूं। अब भाई साहब जो आप पढ़ रहे हो, इस पढ़ने का एक्शन आपका किस चीज पर हो रहा है, किस चीज को आप पढ़ रहे हो, वो भी तो बतानी है आपको। तो ये पढ़ने का आपका एक्शन है वो किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस लफ्ज पर एक्शन होता है, जिस वर्ड पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट है। यहां पढ़ने का एक्शन इंग्लिश पर हो रहा है, इसलिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आगे, अब बचा है एम। अब एम से ही बात कर लेते हैं, वरना नाराज वराज हो जाएगा, बोले सर आप हर जगह मुझे छोड़ के ही चले जाते हैं। ये तो ऐसा वगैरह ऐसे कहीं जाते हैं ना कुछ लोग, तो खुद तो आगे बैठ गए, बीच वाली सीट पे ही बैठ गए कुछ लोग, और दो तीन साथ में तो उनसे क्या कहते हैं मालूम है? अरे चलो तुम लोग डिग्गी हुई की तरफ बैठ जाओ ना, पीछे सबसे पीछे बैठ जाओ जाके। तो ये बेचारा सोच रहा है सर आप हमेशा मुझे डिग्गी में बिठवाते हैं। चलिए इससे ही बात कर लेते हैं। एम। एम यहाँ पर क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर एम ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? इसलिए कि इस स्टडिंग की हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आप एम नहीं लाएंगे तो स्टडिंग जो ये वर्ब है ये अपनी मीनिंग आपको नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि इसको जरूरत है एक ऐसे वर्ड की जो इसकी हेल्प करे मीनिंग को उठाने में, मीनिंग को पहुंचाने में, और वो है एम। तो इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो स्टडिंग जो वर्ब है इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसी को तो बोलते हैं ना जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे। और एम यहाँ पर हेल्प किसकी कर रहा है? स्टडिंग की। तो इसलिए एम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। सीधी सीधी बात है। अगर एम नहीं लाएंगे तो फिर ये स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इंग्लिश में जो पूरा एक सेंस और इसका जो मफहूम है, इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जब तक आप एम नहीं लाएंगे तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं होगा। और जब इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं होगा तो ये मीनिंग भी आपको कंप्लीट नहीं देगा। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा। और यहाँ पर आई की मुनासबत और आई के अकॉर्डिंग चूंकि एम आता है, ये भी आप आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। क्योंकि स्टडिंग जो एक वर्ब है इसको मीनिंग को कंप्लीट करना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसको कंप्लीट हो नहीं सकता जब तक एम नहीं ला सकते, तो इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में भी आप अगर देखेंगे तो सी दिस वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज आई। ये जो वर्ड आई है ये क्या है भाई साहब? सब्जेक्ट। सवाल, सर सब्जेक्ट क्यों है? भाई साहब जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, तो केक खाने वाला कौन है? मैं, यानी आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्लियर? दूसरे नंबर पर बात करते हैं ईटिंग से। सर ईटिंग क्या है यहाँ पर? ईटिंग भाई साहब वर्ब है। सवाल, वर्ब क्यों है सर? भैया जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है वो वर्ब होता है। और आई एम ईटिंग केक इस पूरे सेंटेंस में जो खाने का काम है इसको जो बता रहा है वो ईटिंग बता रहा है, इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। अगली बात, ये केक क्या है सर? इस एग्जाम्पल में केक ऑब्जेक्ट है। सवाल, सर केक ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, भाई साहब जिस पर एक्शन होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट।
आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। ये खाने का एक्शन किस पर हो रहा है? केक पर, इसी को तो खा रहे हैं आप। तो इसलिए जब इस केक पर इस ईटिंग और खाने का एक्शन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी वर्ड को बोलते हैं जिस पर एक्शन होता है। इसलिए केक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर खाने का एक्शन हो रहा है। अगली बात, एम। सर एम क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। क्यों सर? वही पुरानी वाली बात भाई साहब, जब तक एम नहीं लाओगे आप, तो लफ्ज ईटिंग जो ये वर्ब है, इसकी हेल्प करने वाला लफ्ज मौजूद नहीं होगा। और जब तक आप इस ईटिंग वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड, कोई लफ्ज नहीं लाते हैं, तब तक ये आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। मीनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस ईटिंग वर्ब की कोई हेल्प करने वाला लफ्ज लाएं, और वो है एम। इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, अब हम बात करते हैं, ऊपर क्या लिख रहा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या लिख रहा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम बात करते हैं, यानी सेंटेंसेस की किस्में और उसके काइंड, कितनी किस्में और कितने प्रकार का सेंटेंस होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 किस्में गिनवाई हैं, किसी ने 4 काइंड्स गिनवाए हैं, किसी ने कितने गिनवाए। मेरी भी किताबें तो कई सारी हैं। एक ये जो किताब है, इस किताब में मैंने भी इसकी 5 काइंड्स ही गिनवा रखी। ठीक है, ये किताब, इसका किसी पर इंट्रोडक्शन आपको कराया जाएगा। किताबें तो बहुत सारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक किताब ये आज ही छप के आई है। ये अलग है, इसमें वो सेंटेंसेस हैं जो हमारे बच्चों के जितने भी पूरा कोर्स है, उससे रिलेटेड सारे के सारे सेंटेंस इस किताब के अंदर मौजूद है, हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इसमें भी, इसमें ग्रामर है लेकिन एक्सप्लेन उर्दू में किया गया है इसको। इंग्लिश और उर्दू है। किसी वक्त इंट्रोडक्शन कराएंगे इन बुक्स का आपको, और कई सारी किताबें हैं। बहरहाल, मुझे जो यहाँ पर आपको बतानी है, वो सिर्फ 3 काइंड्स बतानी है। मुझे आपको सिर्फ 3 काइंड्स बतानी है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि मुझे मालूम है आपको यही काम आएंगे अभी फिलहाल, वही बतानी है। जिसको फर्दर बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये मेरी किताब है, इसमें मैंने 10th 12th क्लास तक की जितनी भी ग्रामर हो सकती है, इजीएस्ट वे में मेंशन कर रखा है। हर हर चीज़ एक एक नहीं, कई कई एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है उस किताब में। बहरहाल, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस की किस्में, कितने प्रकार और कितने काइंड्स के वो होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किस सेंटेंस को कहा जाता है? बहुत मुश्किल डेफिनेशन है इसकी, लेकिन आपको जरा सही से दिमाग और जहन दोनों खोल के बात सुनना पड़ेगा। किसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस? सवाल है, सवाल। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? जवाब, जिसमें हाँ हो, जिसमें हाँ हो। जैसे, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं आया था। ये सारे के सारे सेंटेंस जो है जिनमें हाँ आ रहा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हाँ हो, बस इतनी सी बात। जैसे यहाँ पर आई एम स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हाँ है सेंटेंस में, इसलिए अफर्मेटिव है। नेक्स्ट, दूसरी किस्म और दूसरी जो प्रकार, दूसरी काइंड इसकी है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आप में से ही बहुत सारे पढ़ेंगे, अगर बुलाऊंगा तो बुलाऊंगा नहीं। इसको पढ़ते हैं निगेटिव। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव। दिस इज नॉट निगेटिव, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? बहुत मुश्किल डेफिनेशन अभी इसकी भी। सर किसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस? भाई साहब, जिसमें ना हो। इससे पहले था अफर्मेटिव, जिसमें हाँ हो। इन, और नेगेटिव जिसमें ना हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें ना आ रहा है।
तो जिस सेंटेंस में ना आए दैट इज नेगेटिव। इससे पहले तो अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, ये है नेगेटिव जिसमें ना हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज, इसका तलफ्फुज और प्रोनाउंसिएशन तो बहुत लोग बहुत जोरदार करते हैं। क्या लिख रहा है? इसको पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटेरोगेटिव। दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव। कुछ लोग इसको पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव, दिस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, 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 इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है सर? बहुत मुश्किल है, इसकी भी तो उठ ही नहीं रही इसकी डेफिनेशन तो मुझसे। कैसे उठाऊं, इतनी मुश्किल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें सवाल हो। किसे कहते हैं? जिसमें सवाल हो, दैट इज इंट्रोगेटिव। अब अगली बात समझने की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है बाबू, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये लास्ट है, इसके बाद खत्म है। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, ठीक है? कैसे कैसे बनता है, बहुत ध्यान से सुनना लेकिन। देखो बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से जो बनता है, उसका पहला तरीका ये है कि जो सिंपल सा सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो इसकी अंग्रेजी अगर आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे यू आर स्टडीइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो। सीधी सीधी अंग्रेजी बन गई। तो पहले यू आया, फिर आर आया, फिर स्टडीइंग आया, तो यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो। ये सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव बनाने का पहला तरीका ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे यही मैंने अभी बताया, यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहां पर आर है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कैसे? ऐसे। देखो, असल सेंटेंस है यू आर, पहले यू है फिर आर है असल, लेकिन चूंकि इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब होगा, जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पर, उसको उठाओ और शुरू में रख दो। तो देखो, आर था हेल्पिंग वर्ब, उसको उठा के शुरू में रख दिया। असल सेंटेंस है यू आर, पहले यू है फिर आर है, असल ये है। अब किया क्या है? हेल्पिंग वर्ब चूंकि आर है, तो उसको उठा के शुरू में रख दिया। आर यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का ये है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवाल वाला जुमला और सेंटेंस बनाने के लिए, आपको अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनेगा। देखो, ये वाला इंट्रोगेटिव तो वैसे ही बन गया, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा ना। सीधा जो सेंटेंस था यू आर स्टडीइंग, ये सेंटेंस था असल, यू आर स्टडीइंग। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, आर को उठा के शुरू में रख दिया, बन गया। देखो, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। लेकिन जो दूसरी इसकी किस्म और दूसरी काइंड जो बनानी है आपको इंट्रोगेटिव की, तो उसमें जरूरी ये है कि अलग से आपको कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज, सवाल वाला वर्ड लाना पड़ेगा, तब जाके वो इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसे? ऐसे, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ये जो वाई लफ्ज है, इसका मीनिंग है क्यों। ये डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज लाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब वो अल्फाज जो सवाल वाले होते हैं, या तो वो डब्ल्यू से शुरू होते हैं या एच से शुरू होते हैं या फिर दोनों से शुरू होते हैं, तो इनका पूरा खानदान है डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, ये सब बहुत सारे अल्फाज हैं, आपको दो चार दिन में दिए जाएंगे, अभी नहीं, ठीक है, वैसे ही बताया आपस मैंने। तो देखो, ये जो इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म हमने बनाई है, तो इसमें अलग से वाई जो लफ्ज है ये लाना पड़ा, तब जाकर बना। अच्छा, अगर आप इस वाई को हटा दें, इस वाई को अगर आप हटा दें, तो इस सेंटेंस में और इसमें कुछ फर्क है? देखिए, कोई भी फर्क नहीं है। वहां पर भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और यहां पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश। इसको हमें दूसरी किस्म और दूसरी काइंड बनाने के लिए जरूरी ये है कि अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये दूसरी इंट्रोगेटिव की किस्म और दूसरी काइंड बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो हमने अलग से क्या लेके आए हम यहाँ पर? वाई, जिसका मीनिंग है क्यों। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और इसका मीनिंग है व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो पता ये चला
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका तो ये है कि सिंपल और सीधा सा जो सेंटेंस होता है उसमें जो लफ्ज या जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ और शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आर था असल, ये आर यहाँ था असल। ठीक है, तो इसको उठा के हमने शुरू में रख दिया, खुद ब खुद ये इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जरूरी ये है कि अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लाना पड़ेगा। जैसे कि हम वाई लफ्ज लेकर आए जिसका मीनिंग है क्यों। ठीक है, जब हम ये लेकर आए तभी ये दूसरी काइंड बनी इंट्रोगेटिव की। ठीक है, अब जरा एक चीज पे गौर करना मेरे दोस्त, क्या है वो, ये है कि ये सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों इंट्रोगेटिव हैं। ये वाला इंट्रोगेटिव इसलिए क्योंकि सवाल है। क्या है, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो दोनों में सवाल है, सवाल होने की बुनियाद पर ये सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। क्योंकि सवाल है और इसमें सवाल होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए दोनों दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगली बात जरा ध्यान से, जिसकी तरफ तवज्जो दे जाना चाह रहा हूं आपकी, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, पहला है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो दोनों सेंटेंसेस में हाँ भी तो आ रहा है। दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हाँ भी तो आ रहा है ना, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो और तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, दोनों में हाँ आ रहा है। तो हाँ आने की बुनियाद पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। तो एक ही वक्त में पता ये चला, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, चूंकि उसमें हाँ है। तो ये सवाल होने की बुनियाद पर दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं, और चूंकि दोनों में हाँ आ रहा है इसलिए अफर्मेटिव भी है। क्लियर है। अगली बात देखिएगा बहुत ध्यान से, आप अच्छे बच्चे हैं लेकिन माशाल्लाह समझ रहे हो सब लोग। अगली बात देखिएगा, अगले दोनों एग्जाम्पल, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। दोनों के दोनों सवाल हैं। ठीक है, इसमें नोट लगा दिया गया है, इसमें भी नोट लगा दिया, वही ऊपर वाले एग्जांपल्स हैं। तो देखो दोनों के दोनों सवाल हैं। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। दोनों के दोनों सेंटेंसेस में सवाल है। तो सवाल होने की बुनियाद पर दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को तो बोलते हैं जिसमें सवाल हो। तो जब दोनों में नीचे वालों में सवाल है तो सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव है। और चूंकि दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ना आ रहा है इसलिए नहीं, और ना आने की बुनियाद पर नेगेटिव भी है। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है जैसे कि ये दोनों हैं, और साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है जैसे कि ये दोनों है, चूंकि दोनों के अंदर ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब खुलासा ये हुआ इस पूरी स्लाइड का कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सवाल होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है सीधा सीधा सा, उसमें जो लफ्ज ये जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब बनता है उसको उठा के शुरू में रख देते हैं, तो फिर एक किस्म बन जाती है, काइंड तैयार हो जाती है। और दूसरा, हमें अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ता है, जैसे इन दोनों में वाई आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तब जाकर इंट्रोगेटिव वो बनता है। दूसरी बात इसमें ये आई कि एक सेंटेंस एक वक्त में इंट्रोगेटिव भी हो सकता है सवाल होने की बुनियाद पर, और अफर्मेटिव भी हो सकता है हाँ होने की बुनियाद पर। इसी तरीके से एक सेंटेंस सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, और ना और नॉट आने की बुनियाद पर नेगेटिव भी हो सकता है। ये पूरी बात का खुलासा था। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अभी आखिरी बात है, ऊपर लिख रहा है टेंसेज। यही है वो जो बेसिक लोगों को पता नहीं होता, कह रहे हैं हमने बेसिक क्लियर है हमारा। आप पहले ही दिन में पढ़ रहे हो भाई साहब, ये चीजें देख लो माशाल्लाह। टेंसेज थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा, जरा कलर थोड़ा वो हो गया है। टेंसेज किसे कहते हैं, बहुत आसान अल्फाज में उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज आता है जमाने। क्या आता है टेंसेस के लिए, जमाने। इसका दूसरे अंदाज में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो टाइम। टेंसेस का मतलब टाइम और वक्त, जमाने। ये जो टाइम है इसको अंग्रेजों के यहाँ कैटेगराइज किया गया है तीन जगह पर, अंग्रेजों के यहाँ सारी दुनिया में किया गया है। एक वो वक्त है जो गुजर गया, एक वो वक्त है जो चल रहा है, और एक वो वक्त है जो आइंदा आएगा। तो जो वक्त गुजर गया उसको कहा जाता है पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आएगा उसको फ्यूचर।
ये पास्ट इसको उर्दू में कहा जाता है माजी, प्रेजेंट इसको उर्दू में कहा जाता है हाल, और फ्यूचर इसको उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। तो पास्ट वो वक्त जो गुजर गया, प्रेजेंट वो वक्त जो चल रहा है, और फ्यूचर वो वक्त जो आइंदा आएगा। अब जो पास्ट है इसके भी 4 काइंड्स हैं, 4 किस्में हैं। प्रेजेंट की भी सेम 4 हैं, फ्यूचर की भी 4 हैं। कैसे कैसे हैं, लेट्स सी। Past simple, past continuous, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect continuous। ये वो हैं जो 12 टेंसेस कहलाते हैं। ये जिस बच्चे को आ गए सब कुछ आ गया उसको। ये है अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ओके, ये जिस बच्चे के क्लियर है उसका सब कुछ क्लियर है, बस। और यहां इस प्लेटफॉर्म से आप ये सारी चीजें इतने आसान अंदाज में समझने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इट वुड बी अनबिलीवेबल इंशाल्लाह। ठीक है, आपको पाबंदी से क्लास में आना है। अगर कभी क्लास में आप नहीं आए तो रिकॉर्डिंग सेशन आपको देखना है बाबू। ठीक है, जो चीज जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगी, ये आपका टीचर एक बार नहीं, 1 करोड़ बार समझाऊंगा, 1 करोड़ बार समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये 6 महीने के लिए मेरे पास आए हो, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अंग्रेजी सिखाना मेरा काम है। मैं अंग्रेजी सिखाए बगैर नहीं भेजूंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, अपने आप को मेरे हवाले करो। सर हवाले कैसे करें सर, पिंजड़े में बंद करेंगे क्या आप? नहीं भाई साहब, हवाले करने का मतलब ये है कि जैसा मैं कहूं, एज आई से टू डू, बी रेडी टू डू। जैसा कहूं वैसे तैयार करने के लिए रेडी हो जाओ आप। ठीक है, इसका मतलब अपने आप को हवाले कर देना। ठीक है, फिर आप देखना इंशाल्लाह आपकी अंग्रेजी का लेवल कहाँ जाता है। ठीक है बाबू, अब हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल से करेंगे डिटेल में। देखो टेंशन मत लेना, हर हर चीज डिटेल में समझाएंगे आगे। मैंने आज तो एक इंट्रोडक्शन से पेश किया कि आप क्या क्या सीखने जा रहे हो। ये सारी जो चीजें आपके सामने नजर आ रही ना, इन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हो, एक एक चीज तफसील से, हर हर चीज। कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी, किस हेल्पिंग वर्ब को कब लाना है, कहाँ लाना है, कैसे लाना है, इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये सेंटेंस इस तरह क्यों बना, कैसे बना, ईच एंड एवरीथिंग, बगैर ग्रामर में उलझाए। ग्रामर में नहीं, ग्रामर की तो मेरी अलग क्लास है, अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उस ग्रामर की जो क्लास है उसी में ही हमारी जो किताब है, इस पार्ट इसमें बहुत सारे 70 डेज की हमारी वो क्लास है। और उन बच्चों के लिए रहती है, मैं किसी वक्त इंट्रोडक्शन कराऊंगा उनका, अभी तो वक्त भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिखाऊंगा भी मैं आपको, हमारी कई सारी क्लासेस और चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह मैं आपको दिखाऊंगा वो हमारी ट्रांसलेशन की, वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको रीडिंग में भी दिक्कत होती है, ये इस तरह से बहरहाल वो पूरा एक बार दिखाऊंगा अपना सिलेबस। ठीक है, और बुक्स जो है हमारी वो भी आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो चूंकि आपका फर्स्ट डे है एक तरह से, ये जो चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं, इनको आप अपने एतबार से राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे यहाँ का बेसिक था। अब कल से हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए दोनों जगह है नजर आ रहा है, यहाँ पर भी सिंपल लिख रहा है, यहाँ पर भी सिंपल, यहाँ पर भी सिंपल। ठीक है, तो पास्ट सिंपल कहिए या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल की जगह लफ्ज इंडेफिनिट भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कहिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, या फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए, बोथ आर करेक्ट। कुछ भी लफ्ज बोलें, दोनों के दोनों सही हैं। बहरहाल आपके पास मेरा नंबर भी है, मुझे कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठती नहीं। कभी आप कहें सर आपने तो कहा था कांटेक्ट करना, आप तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। कॉल नहीं उठ पाती है भाई साहब, जब मौका होता है तो उठा भी लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे ही अपना मैसेज लीव कर देना है, इंशाल्लाह डेफिनेटली उसका वहाँ जवाब मिलेगा। और ऐसा भी मत करिएगा आपने अभी मैसेज किया व्हाट्सएप पे, 5-7 मिनट बाद देख रहे हैं यार सर तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं भाई साहब, थोड़ा सा रहम करिएगा। ठीक है, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, अब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैसेज का जवाब कल ही मिल पाएगा आपको। ठीक है, बाकी किसी भी बच्चे की किसी भी तरह का कोई सवाल होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, आप बेफिक्र रहना, इंशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह शुड बी क्लियर। ठीक है, इसलिए आप पाबंदी से क्लास में आए बाबू, और क्लास ज्वाइन करते रहें इसी अंदाज से, बहुत कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।